हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 7 करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमारे 6 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए। एंड हमारा ये एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करने का मोटो ये है कि आपको कम टाइम में क्वालिटी चीज़ें प्रोवाइड हो सके, है ना। अभी आप एनसीईआरटी रीड करने बैठेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। बट आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपको जो इसमें मेन पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पता चल जाएगा। एंड आप उसको नोट डाउन कर लेंगे तो आपका एक प्रॉपर एनसीईआरटी साइंस का रेडी हो जाएगा, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। दिस इज ऑल अबाउट मी। ओके, सो पौधों को जानिए। इस जैसे चैप्टर का हेडिंग ही है पौधों को जानिए, तो इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि पौधे कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। हर्ब्स, शर्ब्स एंड क्रीपर्स, क्लिम्बर, ट्रीज, इनके बारे में जानेंगे। फ्लावर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। रूट, जड़ के बारे में, तना, पत्ती, इन सब चीज़ों को डिटेल में इसमें हम जानेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि बाहर निकलकर आपने चारों ओर पौधों का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ बहुत विशाल हैं, कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। कुछ पौधों की पत्तियाँ हरी हैं तो कुछ की पत्तियाँ एकदम ललिमा युक्त हैं, ओके। कुछ पौधों के फूल बड़े हैं, अब लाल हैं, और कुछ के नीले हैं, ठीक है। कुछ पौधों के फूल हैं ही नहीं। तो ये चीज़ें आप कहाँ देखते हैं? अपने घर के आसपास, विद्यालय, बगीचे में देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, उसमें हमें बताना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, इसको हम जड़ बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी तना हो जाएगी, ये पत्ती हो जाएगी हमारी, ठीक है। इसको हम पत्ती बोलेंगे। ये हमारा फ्लावर हो जाएगा, फूल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें फल होगा, जो फ्लावर के बाद जो फल निकलता है वो इसमें फल होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली पौधों के विभिन्न भाग हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे काफ़ी एलॉबरेट करके, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम क्रियाकलाप 1 से। देखिए यहाँ पे ये बच्चे चेक कर रहे हैं कि ये क्या है। ये ट्री हो गया, है ना। ये छोटे छोटे प्लांट्स हो गए, है ना। इन्हीं के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। ये छोटे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, बड़े को क्या बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली आप इसको बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद एक बार आप एनसीईआरटी को गो थ्रू कर लेंगे तो चीज़ें आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएंगी। तो हमारा क्रियाकलाप 1 है शाख, झाड़ी, वृक्ष। शाख क्या होते हैं? देखिए, शाख जो आपसे कम लंबे हैं उन्हें क्या बोलते हैं? शाख बोलते हैं। और जो जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर उन्हें झाड़ी बोलते हैं। और जिनकी लंबाई बहुत अधिक लंबी है तो उन्हें क्या बोलते हैं? वृक्ष बोलते हैं, ठीक है। तने को स्पर्श कीजिए, यह जानने के लिए कि तना कोमल है, कठोर है। इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए, ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधों के तनों की मोटाई मापने का प्रयास कीजिए। देखिए, जो तना होता है बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। शाख, झाड़ी, इन सब का तना जो बहुत सॉफ्ट होता है, इसको अगर मोड़ेंगे ना तो ये मुड़ जाएगा। बट जो वृक्ष का तना होता है वो काफ़ी मोटा होता है, ठीक है, जिसकी मोटाई इसकी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से तना के बारे में बताया गया है इसमें। पौधों के संवर्ग, पौधों के संवर्ग मतलब क्या है? पौधों के नाम हो गए, ऊंचाई हो गया, तना कैसा है, हरा है, कोमल है, मोटा है, कठोर है, ठीक है। शाखाएं कहाँ से निकलती हैं? तने के आधार से, तने के ऊपर से। और पौधों के संवर्ग क्या है? संवर्ग बोले तो शाख है, वृक्ष है, झाड़ी है। तो जैसे यहाँ सपोज एक टमाटर लिया हुआ है, टमाटर की ऊंचाई क्या होती है? छोटा होता है ना। ये हरा होता है, इसका जो तना होता है हरा होता है, कोमल होता है ना। और पौधे का संवर्ग क्या है? ये क्या है? ये शाख, क्या बोली जाती है? हर्ब्स। जो टमाटर होता है ये हर्ब्स होता है, ठीक है, शाख होता है। जो जिसकी लंबाई क्या होती है? हमसे क्या होती है? कम होती है। हमारे जो साइज़ है हमसे छोटा होता है ये। आम का है, इसका ऊंचाई क्या होती है? बहुत लंबा होता है ना। इसकी मोटाई मोटा होता है ये, इसका तना कठोर होता है। और तने के ऊपर से क्या निकलता है? इसकी शाखाएं निकलती हैं। और ये कौन सी श्रेणी में आता है? वृक्ष की श्रेणी में आता है। इस तरीके से नींबू हो गया, नींबू झाड़ी की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने इसमें 3 चीज़ें पढ़ी, शाख, झाड़ी, वृक्ष। शाख क्या होता है? जिनकी लंबाई क्या होती है? कम होती है, हमसे कम होती है, ठीक है। झाड़ी क्या होती है? जिनकी लंबाई हमारे बराबर होती है। वृक्ष काफ़ी बड़े होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं शाख का एग्जांपल लूँ तो एक टमाटर हो गया, सरसों, है ना, ये शाख की श्रेणी में आते हैं। झाड़ी कौन कौन सी होती हैं? नींबू की झाड़ियाँ होती हैं, मेहंदी, गुलाब, ये सब झाड़ियाँ होती हैं। अब इनको आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके की प्लांट्स को झाड़ियाँ बोलते हैं ना। वृक्ष तो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए हम यहाँ देखते हैं हम। तो यहाँ हमने बेसिकली इसके बारे में पता चल ऊंचाई के आधार पर इन सब पे हम पता
हमें पता चल गया कि कहाँ तना उगता है। ठीक है, देखिए इसको हम यहाँ से बढ़ते हैं। सुझाव, पौधों को कम से कम क्षति पहुँचे इसलिए आप 4-5 पौधे के समूह का कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधे के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। खरपतवार क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जो हम कोई खेती कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, उसके आसपास अनावश्यक पौधे जो उग जाते हैं उन्हें बोलते हैं खरपतवार। ठीक है, ये हमारे पौधे के लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि जो चीज़ हम अपने पौधों को देते हैं वो सारे न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, वो खरपतवार ले लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे प्लांट्स कमज़ोर हो जाते हैं और खरपतवार हैवी हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे पौधों के लिए जो खरपतवार है ना वो बहुत ही सही नहीं है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग आते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवार को खेतों में उखाड़ते हुए देखा है? ठीक है, बेसिकली जो मैंने बताया है वही है इसमें। यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ शाक झाड़ी वृक्ष, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। मतलब जो सॉफ्ट तना होता है ना वो वाले पौधे क्या कहलाते हैं? शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं, जैसे मैंने बताया था इसकी लंबाई हमसे छोटी होती है, हमसे कम होते हैं लंबे। अक्सर इनमें कई शाखाएं, मतलब क्या होता है, इनमें कई शाखाएं नहीं होती, ज़्यादा शाखाएं नहीं होती हैं। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं ए वाला जो दिया हुआ है, ए वाला जो है ये रहा, इसको क्या बोलेंगे? शाक बोलेंगे। ठीक है, बी वाला जो इसमें है वो झाड़ी है और सी वाला वृक्ष है। जैसे कि देख के आपको पता चल रहा है कि झाड़ी मतलब तो झाड़ियों की तरह। ठीक है, तो यहाँ तक हम इतना जान गए हैं कि शाक क्या होती है, झाड़ी क्या होती है, वृक्ष क्या होते हैं ना, इतनी चीज़ें हमें पता चल गई हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट है, उसको भी हम रीड आउट कर लेते हैं। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। शाखाएं क्या होती हैं? जो ब्रांचेस होती हैं उसकी। ठीक है, तने के आधार से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, मतलब कठोर तो होता है बट मोटा ज़्यादा नहीं होता, तो इसे क्या बोलेंगे? झाड़ी बोलेंगे। ठीक है, अभी मैंने दिखाया था झाड़ी मतलब झाड़ियों की तरह उगना। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, इनमें तने सुदृढ़ और गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, उन्हें क्या बोलते हैं? वृक्ष बोलते हैं। ठीक है, जिनका तना सॉफ्ट होता है उन्हें क्या बोलेंगे? जिनका तना सॉफ्ट होगा उन्हें शाक बोलेंगे। ठीक है, छोटे होते हैं वो। और जिनका तना थोड़ा सा सुदृढ़ होता है, कठोर होता है और अधिक मोटा नहीं होता बट थोड़ा कठोर होता है, उन्हें झाड़ी बोलते हैं। और जिनका तना ज़्यादा मोटा होता है, सुदृढ़ होता है, गहरे भूरे रंग के होते हैं, इन शाखाओं को क्या बोलते हैं? वृक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो हम पहेली के क्वेश्चन को ले लेते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहेली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी और अंगूर के तने किस प्रकार के हैं? इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये शाक झाड़ी पेड़ से किस प्रकार से भिन्न है? आपके विचार से इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मतलब अभी हमने 3 चीज़ें पढ़ी है। ठीक है, 3 चीज़ें हमने क्या पढ़ा है कि शाक, झाड़ी, वृक्ष, ये तो एक ही जगह उगते हैं, है ना, बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो एक ही जगह फैल जाते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है ऊपर चढ़ने के लिए, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पिक्चर में आपको गिवन है कि ऐसी चीज़ें जो ज़मीन पे ऐसे फैल जाती हैं उन्हें बोलते हैं विसर्पी लताएँ। ऐसे भी कुछ पौधे होते हैं और जिन्हें सहारे की ज़रूरत होती है ऊपर चढ़ने के लिए, वो होते हैं आरोही लता। कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। ठीक है, जब कुछ पौधे सहारे से क्या होता है, अभी तो कुछ फैल जाते हैं तो उन्हें विसर्पी लताएं कहती हैं, और कुछ पौधे सहारे से ऊपर चढ़ जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन पौधों को आरोही कहलाते हैं, क्योंकि आरोही मतलब वो ऊपर चढ़ रहे हैं। और कुछ इतने कमज़ोर होते हैं कि वो फैल जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? विसर्पी लताएं। और जिन्हें सहारे की ज़रूरत होती है ऊपर चढ़ने के लिए उन्हें आरोही लता बोलते हैं। ठीक है, शाक झाड़ी पेड़ से भिन्न होते हैं। अब शाक झाड़ी पेड़ तो आपने देखा ये ऊपर उठते हैं, भले इनका ऊंचाई कम ज़्यादा होता है बट ये ऊपर उठते हैं। बट जो क्रीपर होता है वो एक ही जगह फैल जाता है, विसर्पी लताएं। क्लिम्बर को सहारे की ज़रूरत होती है ऊपर चढ़ने के लिए। ठीक है, आरोही लता। ठीक है, संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी, विसर्पी लता के 2-2 पौधों के नाम लिखिए। अब इसमें आपको पौधों के नाम लिखने, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है कि शाक कौन से होते हैं, शाक, झाड़ी, वृक्ष, क्रीपर, क्लिम्बर्स। तो आप ये क्रीपर क्लिम्बर में देखो, क्लिम्बर जो विसर्पी लता, क्लिम्बर क्या होता है? आरोही लताएं। इसमें आप मनी प्लांट लिख सकते हैं, अंगूर लिख सकते हैं,
क्रीपर जो विसर्पी लताएं फैल जाती है ज़मीन में, इसमें क्या होता है, वाटरमेलन हो जाता है और पंपकिन, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया कि शाक, झाड़ी, वृक्ष, विसर्पी लताएं और आरोही लता कौन कौन सी होती हैं, 5 टाइप के प्लांट्स जो हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब हम जानेंगे तना, कुछ तने के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें जानेंगे कि तना क्या करता है, ठीक है। अपने आसपास के पौधों को देखें और उसके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं के भागों का देखें। आपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा लिए गए अवलोकन से करें, ठीक है। तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल व फूल होते हैं, ठीक है। तने में ही ये सारी चीज़ें होती हैं, ये याद रखना। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि आपको एक ग्लास लेना है, ठीक है। मैं इसको आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि ये ग्लास लेना है। ग्लास में क्या करना है, उसकी जड़ को आपको काट लेना है। जड़ को काट लेने के बाद ये जो पानी है ना, वो पानी को आपको रेड कलर, पानी में लाल कलर डाल देना, लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल देनी है, ठीक है। अब क्या करना है, उस प्लांट को उसमें लगा देना है, ठीक है। अब क्या देखेंगे, कुछ दिन बाद क्या देखेंगे आप, जब इसके नीचे के प्लांट को काटेंगे तो आपको इस तरीके की संरचना देखने को मिलेगी। देखिए, क्योंकि आपने इसमें लाल कलर की स्याही डाल दी थी इसकी जड़ में, है ना, तो जब आप इसको काटेंगे तो इस तरीके की संरचना दिखेगी। इसका क्या मतलब है, तो वो अपन जानेंगे। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो हमारा तना है ना, वो जड़ों से पानी को ले जाकर पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है और पत्तियों द्वारा प्राप्त बने भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये जाइलम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जाइलम जल पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। देखिए, तने से जल ऊपर चढ़ता है। तने के खुले सिरे को विवर्धित दृश्य, अब जो तना जो है ना, इसके खुले सिरे देखो, रेड स्याही डालिए तो रेड दिख रहा है, अगर हम इसे ब्लू स्याही डालते तो ये ब्लू दिखता है, ठीक है। तो इसका मतलब स्पेशल हमें इसका काम पता चला कि तने में जल ऊपर चढ़ता है। तने से ही क्या होता है, जल जो जमीन से लेके वो सभी पौधों के सभी भागों तक जाता है, पत्तियों तक जाता है, क्योंकि पत्तियां ही भोजन बनाती हैं। तो भोजन बनाने के लिए पत्तियों को पानी की आवश्यकता होती है और वो पानी की आवश्यकता की पूर्ति कौन करता है, तने द्वारा उस पानी की आवश्यकता की पूर्ति होती है। और तना और पानी कहाँ से मिलता है, जड़ों में पानी जो हम प्लांट्स को पानी देते हैं ना, तो हमेशा हमें पानी जड़ों में देना चाहिए, जिससे कि तनों द्वारा वो पानी को विभिन्न भागों तक पौधों के पहुंचा सके, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमने यही पढ़ा है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तने का काम पता चल गया आपको कि जल को पत्तियों तक पहुंचाना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें पत्ती। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट क्या जानेंगे, पत्तियों के बारे में, ठीक है। पत्तियों के बारे में हम जानेंगे पत्तियां क्या करती हैं, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस आपका एक बार स्ट्रांग हो जाएगा ना, आपको लग रहा होगा कि 6th क्लास की एनसीईआरटी भी क्या है, कुछ नहीं है वो, बट एक बार आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो बिल्डिंग बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप हर चीज़ को सीखते रहिए, ठीक है। चलिए, पत्तियाँ क्या होती हैं, पत्तियाँ स्पेशली अगर मैं बताऊँ आपको तो आप देख रहे होंगे पत्तियाँ क्या होती हैं। यहाँ से हम पढ़ते हैं, यह तने से किस प्रकार जुड़ी हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती हैं उसे क्या बोलते हैं, पर्णवृंत बोलते हैं, ठीक है। जैसे लेट सपोज ये तना है, ये पत्ती यहाँ से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जो ये वाला भाग है ना, इसको ही बोलते हैं पर्णवृत्त। क्या बोलते हैं इसको, पर्णवृत्त, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक बोलते हैं। ये जो ये वाला स्पेस है इसे बोलते हैं फलक, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे फलक, ठीक है। ये वाला, क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं ये फलक हो गया, ठीक है। और ये जुड़ी होती है जिससे, इसे बोलते हैं पर्णवृंत, ठीक है। तने से जो जुड़ी होती हैं, ये हम यहाँ समझ चुके हैं पत्तियों के बारे में। अब हम इसके कुछ पत्तियों के विषय में और अधिक जानकारी के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल में ये दिया हुआ कि आपको एक पेज लेना है, उस पर पीछे पत्ती रखनी है और ऊपर पेंसिल टेढ़ा करके उसको ऐसे शेड करना है। शेड करोगे तो जो पत्ती होगी ना, उसके सारे शेड बोले तो उसकी शिराएं, मध्य शिराएं, जालिका, सब चीज़ उसमें प्रिंट हो जाएगी। तो उसके बारे में हम जानते हैं, जो कि यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। पत्ती की इन रेखीय संरचना को शिरा कहते हैं, मतलब जैसे पत्ती है ये, इसकी जो रेखीय संरचना है ना उसको सिरा कहते हैं, ठीक है। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है, इसे मध्य शिरा कहते हैं। जो ये मोटी शिरा होती है इसको मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। ये डिज़ाइन जो बना हुआ है इसको शिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिज़ाइन
मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसे हो, जाल जैसे मतलब और भी इसमें बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, तो उसे बोलेंगे जालिका रूपी। क्या बोलेंगे? जालिका रूपी कहलाते हैं। आपने देखा होगा कि घास की पत्ती में यह शिराएं एक दूसरे के समांतर हो हैं, मतलब जो घास की पत्ती होती है ना, वो घास की पत्ती देखो ऐसे होती हैं, ऐसे, है ना, ऐसे होती है। तो इनकी क्या होता है, इनका बहुत ऐसा सिंपल सा होता है। इनकी जो शिराएं होती है ना, इनमें जो जाली वगैरह बने होते हैं वो पत्तियों में बहुत सिंपल से होते हैं, तो इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। किसमें? जो घास वाली पत्तियों में शिरा विन्यास होता है उन्हें समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? अभी आपको पत्तियों के बारे में ये पता चला कि पत्तियाँ जो होती हैं उसमें शिराएँ होती हैं, जो मध्य से जाती है वो मध्य शिरा होती है, बहुत सारे जो मध्य शिरा से जाती है वो शिरा विन्यास होती हैं, और जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। और जिन पत्तियों, जो घास वाली पत्ती होती है उनमें क्या होता है, बहुत सिंपल समांतर रेखा में एक शिरा होता है, तो उसे घास की पत्तियों को बोलेंगे समांतर शिरा विन्यास। और ऐसी पत्तियां जिनमें जाली रूपी शिरा विन्यास होता है उन्हें, ये देखो यहाँ पे पिक्चर में दिया, ये समांतर शिरा विन्यास हो गया, ये जाली रूपी शिरा विन्यास हो गया। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप में हमें ये पता चला है कि समांतर शिरा विन्यास कौन सा होता है और जालिका रूपी शिरा विन्यास कौन सा होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक और क्रियाकलाप करेंगे। देखिए ये रहा, ये क्रियाकलाप 4 है हमारा, इसमें नंबर मेंशन नहीं किया हुआ है। चलिए मैं आपको ब्रीफ में एक बार समझा देती हूँ। देखिए आपको क्या करना है, एक प्लांट लेना है, मतलब पत्तियों वाला एक पौधा लेना है, उसमें क्या करना है, 2 पॉलीथीन लेनी है। एक पॉलीथीन को आपको इस तरीके से पत्ती से लपेट कर धागे से यहाँ बांध देना है, और दूसरी पन्नी को ऐसे सिंपल ही बांध देना है आपको। दूसरी जो पॉलीथीन लेंगे आप, ठीक है, उनको सिंपल ही आपको बांध देना है। फिर क्या करना है, इसको थोड़ी देर धूप में रख देना है। कहाँ रख देना है? धूप में। और पारदर्शी कवर होना चाहिए आपका जो पॉलीथीन है, पारदर्शी दिखना चाहिए इसमें। जब इस तरीके से आप धूप में रख देंगे तो क्या होगा, जो आपका सिंपल पॉलीथीन था उसमें तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपको ना ड्रॉप्स दिखेंगी, जो पानी की ना छोटी छोटी बूंदें दिखेंगी। तो ये ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। तो बेसिकली इसके बारे में यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती है। जल की यह बूंद पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती है। ठीक है, जल की जो बूंद निकली है वो पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आप इसके विषय में चैप्टर 14 में मतलब प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। अब आपको समझ आया, मतलब क्या होता है, पत्तियाँ क्या करती हैं ना, पत्तियाँ जल की ये बूंदें पत्ती के जल वाष्प के रूप में निकलती हैं, इसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बोलते हैं। और इस प्रक्रम द्वारा क्या होता है, पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। और जब जल को वायुमंडल में छोड़ा गया, क्योंकि सूर्य की किरण पड़ी पौधे पे, अब सूर्य की किरण पड़ी तो इससे क्या होगा, जो पत्तियाँ हैं वो जल को छोड़ेंगी। तो जल को जब छोड़ रही हैं वो वायुमंडल में, तो हमने पॉलीथीन लगा दिया, तो इसलिए हमें पता चल गया कि हाँ ये पत्तियाँ ऐसा काम करती हैं, मतलब जल को वायुमंडल में छोड़ती हैं। बट अगर हम वो पॉलीथीन नहीं लगाते तो हमें नहीं पता चलता कि ऐसा भी कुछ काम होता है पत्तियों के द्वारा। ठीक है, तो अब क्लियर हुआ पत्तियों का काम क्या है। पत्तियों का काम ये है कि पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश के द्वारा बड़ी मात्रा में वायुमंडल में जल को छोड़ती हैं, इसी के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, ये हमारा पत्तियों का काम हो गया। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंस है, मैं वही आपको समझा रही हूँ, मैं यहाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आ गया क्रियाकलाप 5। इसमें ये चीज़ें आपको लेनी है। ठीक है, फिर क्या करना है, परख नली में एक पत्ती रखिए, उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। ठीक है, पत्ती पूरी डूबनी चाहिए। अब इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहिए जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब क्या करना है, अब पत्ती को परख नली से सावधानीपूर्वक बाहर निकाल कर जल से भली भांति धोएं। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलय की कुछ बूंद डालिए। अब जो पत्ती निकली है उसमें क्या डालना है, आयोडीन विलय की कुछ ड्रॉप्स डालनी है। ठीक है, आप क्या देखते हैं, अपने प्रेक्षण की तुलना चैप्टर 2 में जो हमने प्रोटीन का, वसा का परीक्षण किया था, खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषण की उपस्थिति के परीक्षण के समय किए गए प्रेक्षण से कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? अब देखो, अगर ये आप करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि पत्ती में मंड है, क्योंकि आयोडीन आपने डाला है। तो पत्ती में मंड है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा, क्योंकि चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु
पत्तियां जो होती हैं प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति, हरा रंग क्या होता है, क्लोरोफ्लोरो, ठीक है, क्लोरोफिल होता है उसमें, ठीक है, उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं, ठीक है, प्रकाश सूर्य की किरणों और पत्तियों में जो हरा रंग होता है ना, उसके द्वारा भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं, ठीक है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो क्या बनाती हैं, भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है, आपको पता है पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। मतलब विभिन्न भागों में, देखो आपने पढ़ा होगा कि आलू तना है, ठीक है, कुछ फूल होते हैं, फूल गोभी, कुछ तना है, कुछ जड़ें हैं, ठीक है। इस तरीके से वो भोजन संग्रहित हो जाता है पौधों के अलग अलग भाग में, ठीक है। तो इसमें हमने क्या सीखा कि अब हमने जो क्रियाकलाप किए उनमें हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पहला वाला जो किया, तना ही पत्तियों को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती हैं। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्तियों को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य जड़ें करती हैं। हमने पढ़ा तने का काम क्या होता है कि वो जल पहुंचाता है पत्तियों तक, ठीक है। पत्तियां क्या करती हैं, पत्तियां भोजन बनाती हैं, और भोजन के लिए, पत्तियों को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, जल चाहिए होता है, जो तना उसको देता है, ठीक है। और भोजन पत्तियां कैसे बनाती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाती हैं, ठीक है। अब ये जल आता कहाँ से है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जल हमें जड़ों द्वारा प्राप्त होता है। देखिए ये पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि ये सही से पौधों को जल दे रही है और ये सही से जल नहीं दे रहा है, क्योंकि जल आपको जड़ों में देना है, ना कि पत्तों में, ठीक है। जड़ों में जल दोगे तो तने क्या होंगे, जड़ों द्वारा जल लेके पत्तियों तक अपने आप ही वो जल को पहुंचा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, पौधों को कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है, आइए, मतलब यही है इसमें कि जो हमारा वो है जड़ है, किस तरीके से हमें जड़ों को पानी देना है, तो जड़ों में पानी देना है, ठीक है। और वो जड़ें अपने आप ही तनों द्वारा पत्तियों तक पानी ले जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्रियाकलाप 6 एक करते हैं। क्रियाकलाप 6 में बेसिकली हमें देखना है कि हम 2 पौधे ले रहे हैं, ठीक है। एक की जड़ें प्रॉपर तरीके से, मतलब प्रॉपर तरीके से उखाड़ के उन जड़ों द्वारा उस पौधों को हम लगा रहे हैं। दूसरे की जड़ें हमने काट दी हैं। तो इससे क्या चेंजेस आता है, देखिए, जड़ सहित खरपतवार, जड़ रहित खरपतवार। अब इससे क्या चेंज आ रहा है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ से दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करें। मतलब ये है कि जिसकी जड़ें हैं उसके द्वारा तो प्रॉपर तरीके से पानी पहुंच रहा है पौधे की पत्तियों तक, पर जिसकी जड़ें नहीं हैं उसमें दिक्कत आ रही है, ठीक है। उसको वो जल को अवशोषित नहीं कर पा रहा है, अगर जड़ें नहीं हैं, जड़ें कट गई है ना, क्योंकि पौधों की जान ही क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। जड़ ही अगर टूट गई है तो फिर वो पौधा विकसित नहीं हो सकता है ना। तो यही चीज़ इसमें क्रियाकलाप 7 में ये दिखाया गया है कि आपको एक पौधा लेना है, ठीक है। मतलब 2 चीज़ें लेनी है, एक मक्का लेना है और एक चने का दाना लेना है, ठीक है। फिर उसमें क्या करना है आपको कि इस क्रियाकलाप में बता देती हूँ मैं। हमने देखा कि एक पौधे को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल। अब देखो जड़ क्या होता है, बेसिकली मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। 2 कटोरियाँ लीजिए, इसमें भीगी हुई रुई रखिए, ठीक है। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरे में मक्के के दाने डालिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भित नहीं बन जाता, मतलब इस तरीके से अंकुरण ना हो जाए, ठीक है। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भित नहीं बन जाए। 1 सप्ताह बाद उसे खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नवोद्भित सरलता से रुई से बाहर खींच आता है? नहीं निकलता। आपको पता है ना, जैसे जड़ें ज़मीन में धसी होती है तो हम खींचते हैं तो कई बार वो टूट जाती हैं, काफ़ी क्षतिग्रस्त होकर निकलती हैं, कुछ तो बिल्कुल टूट जाती है, कुछ प्रॉपर तरीके से निकल जाती हैं। वैसे इसमें भी है कि अगर रुई में ये फंस गई हैं इसकी अंकुरण, तो इसको खींचने में दिक्कत आएगी, कई बार वो टूट भी जाएंगी, कई बार वो प्रॉपर तरीके से निकल भी जाएंगी। तो इसमें क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है, खोद कर ही निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती हैं, मतलब बिल्कुल जकड़े रखती हैं, ठीक है, रखती हैं।
इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। स्थिरक मतलब ये बिल्कुल जड़ें क्या होती हैं, पौधों को ज़मीन में एकदम जमाए रखती हैं, तो इसे ही बोलते हैं स्थिरक। ठीक है, आपने देखा कि तने और पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है। आइए, मतलब तना और पत्तियों तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि जड़ों में भी क्या विविधता होती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो क्रियाकलाप जो 9 है उसमें जानेंगे कि जड़ों में क्या विविधता होगी। ये पूरा एग्जाम्पल इसी पे बेस्ड है कि हमें 2 पौधे लेने हैं। ठीक है, ये रहा। चना व मक्का की जड़ों में क्या क्या समानता है, वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न है। ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं, आइए देखते हैं। तो ये जो ए वाला पार्ट है ना हमारा, ये तो मक्का का है। ठीक है, ये ए वाला मक्का का है। ठीक है, और जो ये है ये चने का है। ठीक है, अब जो क्रियाकलाप 9 है उसमें हम जड़ों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जड़ें 2 टाइप की होती हैं, एक मूसला जड़ और एक रेशेदार जड़। मूसला जड़ क्या होती हैं, जिसकी एक मेन जड़ होती है, उसमें से छोटे छोटे रेशे निकले होते हैं। और रेशेदार जड़ों में कोई मेन जड़ नहीं होती, सब ऐसे रेशों की तरह होती हैं। ठीक है, रेशेदार जड़ें जो होती हैं वो स्पेशली घास, खरपतवार, इन सब में उगती हैं। उनकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, समांतर रेखा, समांतर वाला हमने पढ़ा था ना, समांतर शिरा विन्यास वाली पत्तियां होती हैं। और जो मूसलाधार जड़ें होती हैं उनकी पत्तियां कैसी होती हैं, जालिका रूपी। ठीक है, उनकी पत्तियां होती हैं जालिका रूपी। तो पत्तियों को देख के हम जड़ों का अनुमान लगा सकते हैं। अगर पत्तियां जालिका रूपी है, इसका मतलब जो जड़ें हैं वो मूसला जड़ हैं। अगर पत्तियां क्या हैं, समांतर शिरा विन्यास वाली हैं, तो उसकी जड़ें क्या हैं, रेशेदार जड़ें हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 ए की तरह हैं, उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं, मतलब जो छोटी छोटी जड़ें निकली थी ना, ऐसे छोटी 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 है ना, उन्हें पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 बी के समान हैं, उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं है, सभी जड़ें एक समांतर दिखाई देती हैं, उन्हें झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने भी आपको समझाया था। एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर 2 समूह में बांटिए। ठीक है, वही आपको करना है, एक मूसलाधार जड़ें, मूसला जड़ और एक रेशेदार जड़, इसमें आपको क्लासीफाई करना होगा। ठीक है, ये यहाँ तक क्या हमारा। इसमें भी देखिए आपको पौधा लेना है, फिर बताना है इसका शिरा विन्यास के प्रकार और जड़ के प्रकार। शिरा विन्यास बोले तो जो आपकी पत्तियों से ही पता चल जाएगी कि जड़ें कैसी हैं। अगर पत्तियां रेशेदार मतलब वैसी हैं समांतर शिरा विन्यास वाली, तो जड़ें क्या होंगी, रेशेदार होंगी, जैसे ये रहा। और अगर जटिल हैं आपकी पत्तियां, तो आपकी जो जड़ें हैं वो मूसला जड़ हो जाएंगी। ठीक है, हमने देखा कि जड़ें मिट्टी में जल का अवशोषण करती हैं। तना जल और खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं, यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टैपियोका आदि को हम खाते हैं। टैपियोका केरल में पाई जाती है। ठीक है, हम पौधों के अन्य भाग को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। पता है, मैंने अभी आपको इससे पहले वाले चैप्टर्स में बताया था कि तना, कुछ पौधे जो होते तने से प्राप्त होते हैं, कुछ जड़ों से, है ना, कुछ फूल से, तो इस तरीके से यही बताया गया है इसमें। अब हम पुष्प के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए फ्लावर एक सिंपल आपको वो ले रखा है, डंठल टाइप्स, एक में थोड़े पत्तियां हैं, एक में पुष्प भी है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्रियाकलाप 10 में, ठीक है, क्रियाकलाप 10 में क्या दिया हुआ है कि जो हमारा फ्लावर होता है, ठीक है, जो हमारा फ्लावर होता है उसमें ये जो ग्रीन ग्रीन होता है ना, जो उसको कवर करके रखता है, उसको बाह्य दल बोलते हैं। और जो ये लेयर्स वाली होते हैं ना पत्तियाँ, इसे बोलते हैं पंखुड़ियाँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं, खिले हुए पुष्प का मुख्य भाग कौन सा है। इसमें पूछा गया है कि जो खिले हुए पुष्प हैं उसका मुख्य भाग कौन सा है। चलिए देखते हैं। यह पुष्प की पंखुड़ियाँ, जो खिला हुआ भाग होता है उसे पंखुड़ियाँ कहते हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंग की होती हैं। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी, कलिका में ये कहाँ बंद थी, आपको पता है जब कली थी तो ये बाह्य दल से बंद थी। जो ये ग्रीन ग्रीन पोर्शन होता है ना, बाह्य दल से ये बंद थी। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, ये बाह्य दल से पहले बंद थी, जब ये पूरी खुल गई तो ये क्या हो गई, पंखुड़ियाँ हो गई। ठीक है,
जब पूरी तरीके से विकसित हो गई। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कितने बाह्य दल है, तो आप काउंट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा 3-4 होते हैं, ठीक है, 3-4 या 5 भी होते हैं किसी में। क्या ये आपस में जुड़े और होते हैं, स्वतंत्र होते हैं? तो आपने देखा होगा बाह्य दल क्या होता है, पहले तो जुड़े होते हैं फिर बाद में स्वतंत्र हो जाते हैं ना। बाह्य दल पंखुड़ियाँ किन रंग की होती हैं, तो बाह्य दल तो मेनली क्या होता है, ग्रीन कलर का, पंखुड़ियाँ किसी भी कलर की हो सकती हैं। आपके फूल में पंखुड़ियाँ की संख्या कितनी है, तो आप काउंट करके बता सकते हैं। क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्र होती हैं पंखुड़ियाँ, थोड़ी बहुत जुड़ी होती हैं, है ना। क्या जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग, तो बेसिक क्वेश्चन है, आप आंसर इसका दे सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, पौधे का नाम, बाह्य दल की संख्या, ठीक है, पंखुड़ियों का रंग, उनकी संख्या, बाह्य दल से जुड़ी है या स्वतंत्र है, ये सब चीज़ इसमें दी हुई है। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम, यहाँ पे हम देखते हैं, आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकते हैं, जब पंखुड़ियाँ जुड़ी हों अथवा जब वे स्वतंत्र हों। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर मतलब जैसे ये फूल है, लेट सपोज ये फ्लावर है, ठीक है ना, तो इसको बीच से जब आप काट लेंगे ना, तो इसके आप अंदर का चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है, आंतरिक भाग को इसमें आप देख सकते हैं कि इसके आंतरिक भाग में क्या है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। देखिए मैं प्लांट से आपको समझा देती हूँ, यहाँ फूल से जो इसमें दिखा है, जो एक केंद्र में भाग होता है ना, इसे स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। और ये जो लेयर्स निकल रही हैं ना, ये इन्हें बोलते हैं पुंकेसर। और पुंकेसर की जो लेयर है इसे तंतु बोलते हैं, और ये ऊपर जो कुछ बना हुआ है इसे परागकोश बोलते हैं, ठीक है। तो इन ब्रीफ हमने इसमें क्या देखा कि पुष्प के भाग में एक तो स्त्री केसर होता है जो कि यहाँ पे है, ठीक है। पुंकेसर ये लेयर्स जो निकली हुई हैं, और इन लेयर्स को बोलते हैं तंतु। तंतु के ऊपर छोटा सा से दाने जैसा होता है, उसे बोलते हैं परागकोश। यही इसमें बताया गया है, ठीक है। ये देखो तंतु हो गया, ये परागकोश हो गया। अब हम अभी तो हमने पुंकेसर के भाग देख लिए, परागकोश और तंतु। अब स्त्री केसर के भाग देखेंगे हम। यहाँ पे स्त्री केसर आपको बताया था मैंने, ये इसकी डंठल हो गई, यहाँ पे स्त्री केसर होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, एक तो अंडाशय होता है, यहाँ पे अंडाशय हो गया, ये जो लाइन जा रही है इसे वर्तिका बोलते हैं, ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है। तो स्त्री केसर के भाग क्या है, अंडाशय हो गया, वर्तिकाग्र। इसमें हम क्रियाकलाप 11 में ये देखेंगे कि इसके अंडाशय में कैसी संरचना होती है, क्या होता है, तो उसको काट के देखेंगे। तो यहाँ पे देखो काट के देखा गया है, एक तो अनुदैर्घ्य काटा गया है, एक अनुप्रस्थ काटा गया है, ठीक है। देखिए काटने के बाद क्या होता है, इस तरीके का ये दिखता है, इसमें कुछ बीजांड होते हैं। देखो ये इसका मैं ये वाला बताती हूँ। यहाँ पे देखो ऐसे छोटे छोटे बीज होते हैं, इसमें छोटे छोटे बीज होते हैं, ठीक है, बीजांड होते हैं। तो इसमें बोला गया है, यहाँ से हम देखते हैं, आवर्धन लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हें बीजांड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भाग का अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए, ठीक है। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक, मतलब इसमें बताया गया कि आगे अगर और भी फ्लावर्स का आपको अध्ययन करना है तो अपने टीचर से आप बात कीजिए, वो आपको और पौधों का अध्ययन करके बताएंगे, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं, क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्य दल पंखुड़ियाँ समान दिखते हों, ठीक है, मतलब जो बाह्य दल होता है और पंखुड़ियाँ समान दिखते, तो हाँ गुड़हल का हो गया, ठीक है। क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसमें बाह्य दलों की संख्या और पंखुड़ियों की संख्या असमान होती हैं, तो हाँ कई होते हैं ऐसे, ठीक है। ये सब आपको देख के कर लेना है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है ना चैप्टर उसी इस पे बेस्ड है। क्या आप अब इस बात से सहमत है कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती, विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। बिल्कुल, कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। हाँ, आपने पत्ती, तना, जड़ के लक्षण, कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षा पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, पत्ती के बारे में पढ़ा कि पत्तियाँ क्या करती है, भोजन बनने का काम करती है। तना क्या करता है, जड़ों से पानी को विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। जड़ें क्या करती हैं, जड़ें क्या होती हैं, पेड़ को ज़मीन में जकड़े रखती हैं और जल को संग्रहित करके रखती हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा। इन ब्रीफ हम सारांश देख लेते हैं। समांतर पौधों का वर्गीकरण, उसकी ऊंचाई, तना, शाखाओं के
आधार पर शाक, झाड़ी और वृक्ष में किया जा सकता है ना। तने पर पत्तियां, पुष्प और फल होते हैं। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं। मैंने बताया था फलक ये वाला आगे वाला पार्ट, और जिससे ये जुड़ी होती है तने से उसे बोलते हैं पर्णवृत्त। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। ये जालिका रूपी और समांतर दो तरीके की होती हैं। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु और जल को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मुसला जड़ और रेशेदार जड़ें। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाली पौधों की जड़ें कैसी होती है, बताया था मैंने, मुसला जड़ें होती हैं। और जो समांतर वाली होती हैं उनकी कौन सी होती है, रेशेदार जड़ें होती हैं। तने द्वारा जड़ों से पत्तियों को जल, पत्तियों से भोजन, पौधों को अन्य भागों तक पहुँचाया जाता है। तने का काम होता है ये। पुष्प के विभिन्न भाग क्या होते हैं, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। तो इन ब्रीफ इस चैप्टर में हमने इतना पढ़ा है। सारांश को भी अगर आप प्रॉपर पढ़ लेंगे तो आप काफ़ी चीज़ें इसमें जान लेंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपका व्यू होता है वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। निम्न कथनों को ठीक करना है। तो इसमें दिया हुआ तना मिट्टी से जल और खनिज अवशोषित करता है, तो तना नहीं करता है, यहाँ जड़ें हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है पत्तियाँ पौधों को सीधा रखती है। पत्तियाँ सीधा नहीं रखती हैं, यहाँ तना सीधा रखता है पौधों को। ठीक है। तना क्या करता है, पौधों को सीधा खड़ा करता है। जड़ें जल को पत्तियों तक पहुँचाती है, तो जड़ें नहीं पहुँचाती, तना पहुँचाता है। ठीक है। इसमें ग वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, तना हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, घ को देखते हैं। पुष्प में जल, घ वाला हम देख रहे हैं। ठीक है। पुष्प में पुंकेसर पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है, तो यहाँ लिखा है कि सदा समान नहीं होती है। ठीक है, नो आएगा इसमें। होती है क्योंकि आप नहीं लिख सकते। यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हो तो उसकी पंखुड़ियाँ भी आपस में जुड़ी होती हैं, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, कि वो जुड़ी हैं तो वो भी जुड़ी रहेंगी। ठीक है। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियाँ परस्पर जुड़ी हो तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा, तो ऐसा भी नहीं होता, आपने देख लिया अभी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चित्र बनाना है तो आप ये चित्र बना लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिनका तना लंबा परंतु बहुत दुर्बल है, कमज़ोर है? इसका नाम लिखिए। आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? तो मनी प्लांट आप यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, मनी प्लांट हो जाएगा। मनी प्लांट कैसा होता है, विसर्पी लता होती है मनी प्लांट। ठीक है, जिनको मनी प्लांट आप बोल सकते हैं, ये मनी प्लांट क्लिम्बर्स होते हैं ना, ये लताएं होती है, आरोही लताएं, जिन्हें सहारे की ज़रूरत होती है मनी प्लांट को। वाटरमेलन लिख सकते हैं, पम्पकिन लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत एग्जांपल्स हैं इसके। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें पौधे के तने का कार्य बताना है। पौधे के तने का काम क्या होता है? तने का काम क्या होता है, जड़ों से जल लेकर विभिन्न भागों तक, पत्तियों विभिन्न भागों तक पहुंचाना पौधे के, और पत्तियों द्वारा भोजन को विभिन्न भागों तक लेके आना। ठीक है, जाइलम फाइलम बोल सकते हैं इसमें। निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है? तो जालिका रूपी शिरा विन्यास अगर हमें देखना है तो एक तो तुलसी में होता है। ठीक है, और धनिया, गुड़हल, इसमें जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। आपको पता है जालिका रूपी शिरा विन्यास अगर है तो जड़ें कैसी होंगी, मुसला। ठीक है। 6 है, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? पौधे की जड़ रेशेदार है तो पत्ती कैसी होगी, समांतर होगी। बताया हुआ था, 6 क्वेश्चन में आ जाएगा, समांतर शिरा विन्यास होगा, जैसे घास। 7 है, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी, जालिका रूपी। अभी ऊपर भी दिखाया था, जालिका रूपी अगर है तो उसका जड़ें होंगी मुसला जड़ हो जाएंगी। जैसे हो गया गाजर, हो गया है ना, गाजर, गुलाब, इस तरीके से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। क्या आप किसी पौधे की पत्ती को छाप को देखकर यह पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मुसला जड़ होगी या झकड़ा जड़ होगी? कैसे? हाँ, तो कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था पत्ती का जो होता है ना, शिरा विन्यास के अकॉर्डिंग, अगर जालिका रूपी है, अगर जो उसकी शिरा विन्यास है पत्ती का जालिका रूपी है तो वो मुसला हो जाएगी उसकी जड़ें, और अगर समांतर, घास की जैसे समांतर शिरा विन्यास होता है तो उसकी जड़ें होंगी रेशेदार जड़ें। ठीक है, अगर आपने ये चैप्टर बहुत ध्यान से सुना है, समझा है ना, तो ये क्वेश्चंस करने में आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। किस पुष्प के विभिन्न भाग के नाम लिख सकते हो? बाह्य दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। ठीक है। 10th क्वेश्चन है, निम्न में से किन पौधों के फूल आपने देखे हैं?
तो आप जिनके देखें आप वो टिक कर सकते हैं। ठीक है, पौधे के उन भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं 11th क्वेश्चन में। पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। 12th क्वेश्चन है पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? तो पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? तो 12th का है स्त्री केशर में। 13 हमारा क्वेश्चन का आंसर है ऐसे दो पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग बाह्य दल होता है। तो संयुक्त अगर मैं कहूँ तो आप लिख सकते हैं गुड़हल लिख सकते हैं, संयुक्त बाह्य दल। और अलग अलग पंखुड़ियाँ हों, अलग अलग बाह्य दल की बात है तो वो गुलाब लिख सकते हैं, सरसों लिख सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपका व्यू है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।